नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, कांग्रेस के इतिहास में आज का दिन एक बड़ा दिन माना जा सकता है। वजह आप जान चुके होंगे। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के मामले पर, न सिर्फ सदस्यता को बहाल कर दी गई है बल्कि उन्हें अब घर भी मिलेगा और संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की भर्त्सना करने का, एनडीए को घेरने का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तानाशाही और अहंकारपूर्ण सरकार को कटघरे में खड़े करने का काम भी बाकायदा राहुल गांधी करेंगे, जैसा कि वो पहले किया करते थे। आज का दिन 4 अगस्त 9 अगस्त से कम क्रांतिकारी नहीं होगा। कांग्रेस के इतिहास को फिर से याद करने के लिए और भविष्य में याद किए जाने के लिए 4 अगस्त भी आएगा, जिस तरह से 9 अगस्त और कई तिथियां आती हैं। तो साथियों, आज जो हुआ है इसकी पहले से ही संभावना थी क्योंकि आज जो हमारे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब हैं, इनकी ईमानदारी पर, इनकी सत्यनिष्ठा पर और इनके न्याय पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। अगर यही मुकदमा रंजन गोगोई के समय में होता, रंजन गोगोई वही जिन्होंने अयोध्या में बाबरी मस्जिद के जगह पर राम मंदिर बनाने का फैसला सुनाया था, अगर उस समय डीवाई चंद्रचूड़ जो आज के प्रधान न्यायाधीश हैं उस समय होते तो शायद ऐसा फैसला नहीं होता। राम मंदिर के पक्ष में श्रद्धा के आधार पर फैसला नहीं होता। और अगर आज की तिथि में रंजन गोगोई होते तो राहुल गांधी को न्याय नहीं मिलता, बल्कि एक अहंकारी, देश विक्रेता और इस देश का लोकतंत्र संविधान खत्म करने वाले प्रधानमंत्री को और उसकी सत्ता को न्याय मिलता। रंजन गोगोई को जैसे ही उन्होंने 9 नवंबर 2019 को फैसला सुनाया राम मंदिर का, उसके तीन महीने बाद उन्हें राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया। हो सकता है कि पैसे भी खिलाए गए हों, लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ को न तो किसी पद की ज़रूरत है, न पैसों की ज़रूरत है, न वो किसी प्रलोभन में आने वाले हैं। तो जिस तरह का फैसला सुनाया है, हालांकि अभी ट्रायल चलेगा, उसका भी मुकदमा ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन सरसरी तौर पर पूरे केस को पढ़ते हुए, देखते हुए जो नज़ीर पेश किया है, जो फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, आज उसकी सराहना हो रही है पूरे भारत में, पूरी दुनिया में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आज का दिन तो एक बहुत बड़ा मातम लेकर के आया है, भारतीय जनता पार्टी के लिए, आरएसएस के लिए और अहंकारी सत्ता के लिए। तो जिस तरह से राहुल गांधी के साथ अन्याय हुआ था सूरत की कोर्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट गुजरात में, वह एक सुनियोजित षड्यंत्र था, साजिश थी, जिसका कि खुलासा एक तरह से हो चुका है। जब चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया, बीएस गवई जो कि दूसरे जज थे, 3 जज थे इसमें राहुल गांधी के केस की सुनवाई करने के लिए, जस्टिस गवई ने कई ऐसे सवाल पूछे जिसका उत्तर न तो मोदी सत्ता के पास है और न गुजरात हाई कोर्ट और गुजरात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास है। उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कटघरे में खड़ा कर दिया, सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया
जिससे यही प्रतिध्वनित होता है कि पूर्वाग्रहों के आधार पर फैसला दिया गया। जस्टिस गवई ने कहा कि जो सज़ा उन्हें 2 साल की दी गई है उसे 1 साल 11 महीने 29 दिन की अगर दी जाती सज़ा वो, तो राहुल गांधी की सदस्यता भी नहीं जाती, उनका घर भी नहीं जाता और उन्हें राजनीतिक वनवास भी नहीं झेलना पड़ता। वो संसद में बने होते और इस देश की जनता और वायनाड के संसदीय क्षेत्र की आवाज़ उठाते रहते। तो जिस तरह से जजों ने सवाल किया है गुजरात हाई कोर्ट पर, गुजरात के लोअर कोर्ट पर, उसे संज्ञान लेना होगा इस देश की जनता को और देखना होगा कि किस तरह से छोटी अदालतों को भारतीय जनता पार्टी अपनी मुट्ठी में बंद कर रखी, राजनीतिक दबाव डाल करके फैसले करवाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसकी मुट्ठी से बाहर है। शायद इसीलिए फैसला निष्पक्ष हुआ है। और अगर रंजन गोगोई होते तो सुप्रीम कोर्ट भी उनकी मुट्ठी में बंद होता और जिस तरह से राम मंदिर का फैसला दिलवाया गया उसी तरह से राहुल गांधी की हार होती और मोदी की जीत होती। रंजन गोगोई के संदर्भ में यह कहा जाता है, तमाम पत्रकार बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि फैसला लिखा गया नागपुर के संघ कार्यालय में और सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट में। अब कोई दलील नहीं मिली तो इस दलील के आधार पर मंदिर बनाने का आदेश दिया गया कि श्रद्धा के आधार पर। हिंदुओं की श्रद्धा श्रद्धा होती है, मुसलमानों की मस्जिद और मुसलमानों की श्रद्धा श्रद्धा नहीं होती है। कहाँ का न्याय है ये? बहरहाल आज हम अयोध्या मामले की बात नहीं कहेंगे, इस पे बहुत कुछ कहा जा चुका है और अयोध्या मामले में अगर कुछ कहना है तो हम यही कहेंगे कि इस देश की न्यायपालिका की स्वतंत्रता स्वायत्तता को बरकरार रखने के लिए कोई न्यायपालिका पर उंगली न उठा सके, इसके लिए राम मंदिर पर जो फैसला दिया गया था उस पर पुनर्विचार किया जाए और इसके लिए पुनर्विचार याचिका दायर की जाए, क्योंकि उस फैसले में भी कई खामियां हैं। फैसला लिखने के बाद फैसले के ड्राफ्ट में किसी जज का नाम नहीं है, न रंजन गोगोई का नाम है, न किसी अन्य जज का नाम है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में जो फैसले लिखे जाते हैं उस फैसले में जस्टिस का नाम होता है। और जिस तरह से श्रद्धा के आधार पर, आस्था के आधार पर फैसला सुनाया गया था, क्या वो श्रद्धा और आस्था और मुकदमों में लागू होगी? लागू नहीं होगी तो क्यों नहीं लागू होगी? मंदिर के मामले में लागू हो जाएगी, दूसरे मामलों में लागू नहीं होगी। सिर्फ इतना ही नहीं कि राम मंदिर बनाने का फैसला सुनाया, राम मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट भी बनाया सुप्रीम कोर्ट ने। ट्रस्ट बनाना, संगठन बनाना या कैसे मंदिर बनेगा, यह सब काम ट्रस्ट का होता है किसी, और उस ट्रस्ट की स्थापना अगर सुप्रीम कोर्ट करता है तो यही माना जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष न्याय नहीं कर रहा है। अगर ट्रस्ट बनाना है तो दोनों समुदायों के लिए बनाइए। बाबरी मस्जिद की जो पुनर्निर्माण होना है, जिसके लिए ज़मीन आवंटित की गई है, उसके लिए ट्रस्ट क्यों नहीं बनाया गया? हिंदू मंदिर के लिए, राम मंदिर के लिए ट्रस्ट बना देते हो और मुसलमानों की बाबरी मस्जिद की पुनर्निर्माण के लिए कोई ट्रस्ट नहीं बनाते हो। कहाँ का न्याय है? सुप्रीम कोर्ट भी सवालों के घेरे में है, लेकिन आज हमारे जो चीफ जस्टिस हैं, इनके रहते हुए सुप्रीम कोर्ट को सवालों के घेरे में नहीं लाया जा सकता। और सौभाग्य की बात तो यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ नवंबर 2024 तक जज बने रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने रहेंगे और तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दबंगई काम नहीं आएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से तमाम संस्थानों को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिए हैं, तो नवंबर 2024 तक बंद नहीं कर सकेंगे अपनी मुट्ठी में, और हो सकता है कि नवंबर 2024 तक इनकी सत्ता रहे ही नहीं, मई 2024 में ही इन्हें झोला उठाना पड़ जाए। साथियों, न सिर्फ राहुल गांधी का मामला था, बहुत से ऐसे मामले हैं जिसमें कि सरासर अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, और गुजरात की अदालतों ने अन्याय किया है। मोदी के राजनीतिक वर्चस्व को, मोदी के राजनीतिक दबाव को महसूस करते हुए फैसले सुनाया है। बिल्किस बानो का भी मामला जल्दी ही फैसला होने वाला है, उस पर भी मोदी सरकार की इसी तरह से थू थू होने वाली है, जिस तरह से आज राहुल गांधी के मामले में मोदी सरकार के ऊपर थू थू कर रही है इस देश की जनता और दुनिया के लोग। 370 धारा को जिस तरह से, जिस अंदाज में हटाया गया और हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाने के लिए कश्मीर को भी चुना गया। अगस्त 2019 में 370 को हटाया गया, लेकिन आज तक वहां पर चुनी हुई सरकार नहीं आ सकी है। क्यों? धारा को हटाया गया, राष्ट्रपति शासन के बहाने मोदी का राज रहेगा कश्मीर में, इसलिए चुना गया। और इनके हिंदुत्व का बहुत बड़ा एजेंडा भी रहा है 370। यूसीसी, समान नागरिक संहिता, इनका एजेंडा रहा है, लेकिन उस एजेंडे में भी ये फ्लॉप हो गए। न तो कोई सिख चाहता है, न कोई ईसाई चाहता है, न कोई बौद्ध चाहता है, न कोई मुस्लिम चाहता है कि यूसीसी लागू हो। सिर्फ हिंदू चाहते हैं। हिंदू का मतलब मोदी चाहते हैं। मोदी का मतलब आरएसएस चाहता है। तो आरएसएस के चाहने से अब इस देश में नीतियां नहीं बनेंगी, और अगर बनाते भी हैं तो सरकार बदलने पर उन नीतियों को बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया जाएगा। जिस तरह से सीएए एनआरसी को लाया गया, इस देश के मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने के लिए, डिटेंशन कैंप में भेजने के लिए, इस देश के मुसलमानों की नागरिकता खत्म करने के लिए, सिर्फ मुसलमानों की ही नहीं, ओबीसी, एससी, एसटी की भी नागरिकता खत्म करने के लिए न इन्हें वोट देने का अधिकार होगा और न विपक्ष जीत करके आएगा। इसलिए सीएए एनआरसी लाया गया था कि मुसलमानों की नागरिकता खत्म करनी थी, इनको दलितों, पिछड़ों, बहुजनों की नागरिकता खत्म करनी थी। सिर्फ ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर, इन्हीं को वोट देने का अधिकार रहेगा, इन्हीं की नागरिकता रहेगी। यही इस देश के नागरिक होंगे, यही इस देश के मालिक होंगे, यही इस देश के भाग्य विधाता होंगे। विपक्ष ने बहुत सही कहा है कि अगर 2024 में मोदी जी की जीत हो जाती है, आरएसएस एंड पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की जीत हो जाती है, तो 2029 में चुनाव होने की नौबत ही नहीं आएगी। 2034 में भी चुनाव होने की नौबत ही नहीं आएगी। 1925 में आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं। 1925 में स्थापना हुई थी, 2025 को 100 साल पूरे हो रहे हैं। 2025 की विजयदशमी तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी चल रही है। अगर इनकी सरकार आती है तो 2025 विजयदशमी के दिन यह देश हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। फिर संविधान से कोई मतलब नहीं, लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं, राजतंत्र से मतलब होगा, राजशाही से मतलब होगा। और उसी राजतंत्र के प्रतीक की पूजा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन में साष्टांग पड़ जाते हैं, उसको लेकर के घुमाते हैं पूरे संसद भवन में और दिखाते हैं कि अब राजतंत्र आने वाला है। प्रतीक है, शब्दों में तो नहीं कहेंगे कि हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं, राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन प्रतीकों के सहारे उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। सिंगोल राजतंत्र का प्रतीक है। जब एक राजवंश का शासन खत्म होता है, दूसरा राजवंश आता है, तब सिंगोल का प्रयोग किया जाता है।
तो उन्होंने दिखा दिया कि अब प्रजातंत्र को खत्म करके राजतंत्र हम लाना चाहते हैं, और उस राजतंत्र को आने पर हिंदू राष्ट्र बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उस समय न संविधान होगा, न लोकतंत्र होगा, न संप्रभुता होगी और न विपक्ष होगा। विपक्ष को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नहीं, लेकिन गृह मंत्री के जरिए जो कुछ कहलवाया जाता है, अभी अभी गृह मंत्री ने कहा, अमित शाह ने 2 दिन पहले, कि मोदी जी 50 साल तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे, कोई नहीं हरा सकता है इन्हें। इस देश का एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ गृह मंत्री अगर ऐसी बात कह रहा है तो इसका मतलब है कि वो प्रजातंत्र और लोकतंत्र को की धज्जियां उड़ा रहा है। उसे तो गिरफ्तार कर लेना चाहिए। लेकिन उसने कहा और इस देश की जनता ने सुना, कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं, कहीं कोई आंदोलन की धमकी नहीं। प्रजातंत्र को ये खत्म कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे और मोदी को 50 साल तक प्रधानमंत्री बनाए रखेंगे। जेपी नड्डा ने बिहार में कहा, अब विपक्षी दलों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मोदी जी का राज है। विपक्ष रहेगा तो सवाल पूछेगा और सवाल का जवाब देना नहीं चाहेंगे। मणिपुर जल रहा है, हरियाणा जल रहा है, और भी राज्यों में हिंसा बढ़ती जा रही है, दंगे बढ़ते जा रहे हैं। वही हिंदुत्व की प्रयोगशाला गुजरात बनाया जा रहा है। पूरे देश को गुजरात मॉडल स्थापित किया जाएगा। जिस तरह से गुजरात में हजारों मुसलमानों का कत्लेआम करके हिंदू मुस्लिम किया गया, उसका फायदा उठा रहे हैं, उसकी मलाई खा रहे हैं। 30 साल से अधिक हो गए राज करते हुए, कोई बाल बांका नहीं कर पा रहा है भारतीय जनता पार्टी का गुजरात में, क्योंकि वो हिंदुत्व की प्रयोगशाला बन गई है और हर गुजराती मोदी 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 जपता है। उसी तरह से ये मणिपुर को बनाना चाहते हैं, उसी तरह से ये हरियाणा को बनाना चाहते हैं और उसी तरह से पूरे देश को बनाना चाहते हैं। लेकिन नहीं, इस देश में जब तक संविधान जिंदा है, जब तक लोकतंत्र जिंदा है और जब तक विपक्ष इंडिया जिंदा है, खास करके राहुल गांधी जिंदा है, तब तक इस देश को न तो ये हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे, न हिंदुत्व की प्रयोगशाला बना पाएंगे और न राजतंत्र स्थापित कर पाएंगे। इनके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे, सारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से उनकी राजनीतिक क्षमता, राजनीतिक कद पिछले वर्ष से बढ़ा है और बढ़ता जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी में चमत्कारिक परिवर्तन हुआ है और वो परिवर्तन जरूरी भी था इस देश के लिए। नफरत के माहौल में मोहब्बत की दुकान, आज नफरत की हार हुई है, मोहब्बत की जीत हुई है। 4 अगस्त को जब मोदी जी के सपनों को धराशायी कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में अब फिर से राहुल गांधी सवाल उठाएंगे संसद में, फिर से संसद से सड़क तक मार्च निकालेंगे, संसद से सड़क तक आंदोलन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का, देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी नीतियों का की धज्जियां उड़ाएंगे राहुल गांधी और एनडीए इंडिया। तो आज का फैसला सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है। राहुल गांधी और विपक्ष इंडिया की जीत है ये, और इस जीत से गदगद नहीं होना चाहिए, इस जीत से अहंकार नहीं होना चाहिए, बल्कि इस जीत को सकारात्मक परिवर्तन में, रचनात्मक परिवर्तन में तब्दील किया जाना चाहिए। और कोशिश यह होनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी की हर गलत नीतियों का, चाहे वो अडानी से संबंधित हो, चाहे वो देश बेचने से संबंधित हो, चाहे वो महंगाई से संबंधित हो, चाहे वो यौन शोषण से संबंधित हो, चाहे वो मणिपुर जलने, हरियाणा जलने से संबंधित हो, सबका पुरजोर विरोध करना चाहिए। और सिर्फ विरोध ही नहीं, बल्कि मोदी का विकल्प बनने के लिए इस देश की जनता को समझाया जाना चाहिए
कि मोदी हटेंगे तो किस तरह से सुशासन स्थापित होगा और लोकतंत्र बचेगा, और किस तरह से ये संविधान को रौंद रहे हैं, लोकतंत्र को रौंद रहे हैं, संप्रभुता को रौंद रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता को रौंद रहे हैं, इस देश की साझा संस्कृति को रौंद रहे हैं। इनके इस कुकृत्यों से इस देश की जनता को वाकिफ करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी आवाज़ ओबीसी, एससी, एसटी और 90 करोड़ मतदाताओं तक पहुंच सके।